समस्त प्रतिभागी साथियों को नमस्ते। आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वी आर ए बिट लेट। ये जो नेशनल पॉलिसी 2019 इसका सबसे पहले शुरुआत 2017 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके की गई थी। इसके चेयरमैन इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, जो चांसलर भी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और तमाम राज्यसभा सदस्य और अन्य प्लानिंग कमीशन के मेंबर इत्यादि रहे हैं, वो चेयरमैन थे। और इसके सदस्यों में एक वसुधा कामत बॉम्बे में SNDP यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, मिस्टर मंजुल भार्गव, he was the प्रोफेसर इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो रहे हैं। और ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था अलाइड। रामशंकर कुरील और TV कट्टीमनी, ये बोथ वेयर वाइस चांसलर्स, एंड द नेक्स्ट पर्सन वाज कृष्ण मोहन त्रिपाठी। मजहर आसिफ, द प्रोफेसर ऑफ JNU यूनिवर्सिटी, and M.K. Sridhar, he was the professor of management of Bangalore University. तो इस तरह से ये सदस्य थे, इनका कॉन्स्टिट्यूशन था। लगभग इन्होंने, इस कमेटी ने 2.5 से 3 वर्ष तक काम किया। इस कमेटी का जो तैयार हुआ मजमून, वो उसके रिव्यू कराया गया, और उसमें रिव्यू जो पीयर रिव्यूअर्स थे वो जयप्रकाश नारायण, P. रामाराव, JS राजपूत, NCERT डायरेक्टर, विजय केलकर, अनिरुद्ध देश पांडे, दिनेश सिंह, मोहन दास पाल, दीज वर द रिव्यूअर्स। और कंसल्टेशन हुआ, काफी कंसल्टेशन हुआ, करीब 70 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन हुआ, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसर्स, स्टेट्स के जो एजुकेशन से लगे लोग थे, यूनिवर्सिटीज के थे, उन सबसे कंसल्टेशन के बाद ये तैयार हुई। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसके पहले हमारे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और उसके बाद फिर 1986, और फिर उसका रिव्यू हुआ था 1992 में, जिसको राममूर्ति कमेटी के नाम से जानते हैं, वो किया गया था। जब सरकार ने सोचा कि इतने वर्षों के बाद आज बदली हुई परिस्थितियों में नई नीति की आवश्यकता है, तो TSR सुब्रमण्यम, ही वाज द कैबिनेट सेक्रेटरी और यूपी के चीफ सेक्रेटरी भी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस आई जो फाइनलाइज नहीं हो पाई, और अंत में इस कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। अब इस संबंध में जो मुख्य बातें आई हैं उन पर चर्चा करूंगा। समय की सीमा को देखते हुए ये ध्यान में रखने वाली बात है कि क्वालिटी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, यानी ECCE को बड़े लेवल पे लॉन्च करने की बात है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें बात ये कही गई है कि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यूरोसाइंस के लोगों का कहना है कि 85% तक जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 6 वर्ष तक हो जाता है। इसलिए यह आयु, ये वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके महत्व को देखते हुए 3 to 6 के लिए, 3 से 6 वर्ष तक के वय वर्ग के बच्चों के लिए यह शिक्षा की व्यवस्था हो सबके लिए। और ये रिकमेंडेशन इसमें की गई कि इसमें इसको RT के दायरे में लाया जाए, राइट टू एजुकेशन। 2009 आप लोग सब जानते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये अस्तित्व में आया, जो 6 से 14 वर्ष के लिए था।
अब इसको रिकमेंडेशन ये की गई है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसे शामिल किया जाए। और उसके अब इस बात को ध्यान में रखने के लिए कहा गया कि इसके लिए जो पाठ्यक्रम है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए जो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक और विषय वस्तु और लर्निंग मटेरियल का जो निर्माण करने का दायित्व है वो एनसीईआरटी को दिया जाना चाहिए और एनसीईआरटी इसको काम करे। वस्तुतः आप अवगत होंगे कि ये देश में आईसीडीएस कार्यक्रम की तरह से चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो जो 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए है, इसका जो संचालन होता है वो भारत सरकार में बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश में भी बाल विकास और महिला कल्याण मंत्रालय के विभाग के माध्यम से किया जाता है। इसमें यह संस्तुति कर दी गई है कि इस ईसीईसी कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाए, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री को दिया जाए, जिससे कि इसमें जो बच्चों के बाल विकास पर, उससे संबंधित साहित्य पर और साथ साथ उनकी जो न्यूट्रिशन और उनकी डाइट के बारे में भी ध्यान एक साथ रखा जा सके, इस बात पर बल दिया गया। यह भी कहा गया कि ईसीईसी का जो इंस्टीट्यूशन है दे शुड बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स। ये बात बहुत जोरदारी से कही गई है और बातों की चर्चा हम करेंगे। ये धारणा की गई कि हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER कहते हैं 100% हो। एक्चुअली आप जानते हैं NER और GER, इसके बारे में आप हमारे जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है के प्रवक्तागण हैं उनकी समझ भली प्रकार से होनी चाहिए। तो GER 100%। इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स, जो मोटी मोटी बातें मैं पहले हाईलाइट करना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें, और इसके पहले कोठारी कमीशन में 1964-66 उस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से विद्यालय संकुल यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कही गई। इसका जो इस स्कूल कॉम्प्लेक्स को गठन किया जाएगा जिसमें से कम 10-15 प्रॉक्सिमिटी के आसपास के विद्यालय होंगे और इट विल बी हेडेड बाय ए प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ये बात उसमें कही गई है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी होगी। टीचर का रिक्रूटमेंट करके स्कूल कॉम्प्लेक्स में भेजा जाए, ऐसी सिफारिश इसमें की गई है। और बातें विस्तार से अलग से चर्चा करूंगा एक एक बिंदु पर, लेकिन रिगरस टीचर प्रिपरेशन, रोबस्ट रिक्रूटमेंट, वेल डिफाइंड कैरियर पाथ। अध्यापकों के लिए इनके विकास की, इनके सेवारत प्रशिक्षण की और इनके चयन की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाए। और आप देख रहे होंगे कि इस तरह से सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ब्रॉड बेस्ड लिबरल एंड अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी आर्ट्स। एक चीज बहुत साफ इसमें कही गई कि ये जो विषयों का बहुत कठोर विभाजन है इसको समाप्त किया जाए। यानी साइलोज, अगर कोई साइंस पढ़ेगा तो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, या कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो साइंस नहीं पढ़ेगा। इस तरह का जो कठोर विभाजन है उसे समाप्त करके ये विषयों की इस ग्रुप में लचीलापन लाया जाए। Empowered गवर्नेंस ऑटोनॉमी फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण इसकी अनुशंसाएं हैं जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। रेगुलेशंस बनाने की बात की गई है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है। अब हम बात करेंगे
मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जो ये एक तरह का ओवरव्यू जो इस पॉलिसी का है वो था। अब ये अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाएगा, और स्कूल से और ये ईसीसी का संबंध हो, जिससे कहते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयारी की जो अवधि है वो ईसीसी में रहेगी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे वो स्कूल प्रिपरेशन, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में तैयार किए जाएंगे, उनको तैयार करके और विद्यालय लाने के लिए उनको पूरी तरह से तैयार करके और कक्षा 1 में उन्हें प्रवेश मिल सकेगा। इसीलिए यह बात की अनुशंसा की गई कि इसे उसी परिधि में स्थित किया जाए। हम जैसा आपसे कह चुके हैं कि इसे अनिवार्य बनाया जाए, आरटीई में लाया जाए, और ये 2025 तक 5वीं तक के ये सभी बच्चे, यानी 5वीं कक्षा तक ये क्लास ये 3 to 6 के 3 साल, क्लास 1 और 2 ये एक तरह के एक यूनिट मानी जाए, और उसके बाद 3 क्लास 3, 4, 5 प्लस 3 दूसरी यूनिट हो, क्लास 6, 7, 8 तीसरी यूनिट हो, और क्लास 9th to 12th एक चौथी यूनिट हो। इस तरह से एजुकेशन का स्ट्रक्चर रखा जाए। स्कूलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी। मेजर्स टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आज ये अनुभव किया गया, तमाम रिसर्च स्टडीज में आया है कि बच्चों को अंकों की ज्ञान और उनको साक्षरता से मतलब उनका जो लिखना पढ़ना, ट्रेनिंग ऑफ 3 hours रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ये नहीं भली प्रकार से हो पाता है। इसको बहुत ही समृद्ध किया जाए, मजबूत किया जाए, इस पर फोकस किया जाए, और इसके लिए बहुत सारी अनुशंसाएं इसमें की गई हैं। मैथमेटिक्स लिखना पढ़ना, जैसा मैंने कहा, ट्रेनिंग ऑफ 3 hours को मजबूत किया जाए, समृद्धशाली बनाया जाए, और गणितीय ज्ञान को संपुष्ट किया जाए अधिक से अधिक। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी लर्निंग मटेरियल, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जब तभी पूरी प्रकार से अपने परिणाम दे सकेगी जब हम बच्चों को सीखने की अधिगम सामग्री भी साथ साथ उपलब्ध कराएं। उनके खेलने का, उनके लिखने, लर्निंग मटेरियल, ये साथ में होना बहुत जरूरी है। रेगुलर लर्निंग असेसमेंट, हमारे यहाँ असेसमेंट की बहुत ही अनुचित व्यवस्थाएं परिचालित होती पाई गई हैं। बच्चों को लर्निंग असेसमेंट होते रहना चाहिए। उन पर जो विषय के साथ साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से कक्ष में और विभिन्न प्रकार से उनके अधिगम संप्राप्ति के स्तर का परीक्षण करते रहना चाहिए। 3 months स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल grade 1 स्टूडेंट्स, 2020 से हर बच्चे के लिए एक मॉड्यूल तैयार हो जो बच्चों स्कूल के लिए तैयारी कर सकें। नाउ इंश्योरिंग एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन एट लीस्ट अप टू द एज ऑफ 14 years। तो फ्रॉम 3 years टू एज ऑफ 14 years हर बच्चे को स्कूल में रखना सुनिश्चित किया जाए। जो हमारे विद्यालय आज भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय या तो आ नहीं पाते हैं, और अगर आ गए तो बीच में कुछ छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे विविध कारण हैं, उन कारणों के पर ध्यान दे करके उनका निवारण किया जाए। तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, बच्चों की इर्रेगुलर अटेंडेंस, इससे अभिभावकों से संपर्क करके और बच्चों को परसुएट करके उन विद्यालय में 100% हाजिरी लाने की कोशिश की जाए।
स्कूल रेशनलाइजेशन सपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्ट हॉस्टल। हाँ, एक बात ये कही गई है कि बहुत छोटे, ये जो स्कूल का आगे हम चर्चा करेंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बहुत छोटे छोटे विद्यालयों में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अर्थात कहीं देखा गया है कि किसी किसी विद्यालय में 6 बच्चे हैं, बहुतायत विद्यालयों में 25 से नीचे बच्चों की संख्या है। ये जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इन विद्यालयों को संविलियन किया जाए अथवा इनको स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जो अध्यापकों का जो विशेषज्ञ अध्यापक हैं, जैसे व्यायाम है, म्यूजिक है, इस तरह के शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं, इनको उसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स के लेवल पे, विद्यालय संकुल के स्तर पर इन्हें रखा जाना चाहिए। और ये भी फिर अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि उन्होंने कहा कि ये आरटी एक्ट इट शुड बी एक्सटेंडेड टू क्लास 12। ये कक्षा 12 तक बढ़ाए जाने की अनुशंसा इसमें की गई है। तो इस बात पर सरकार को विचार करके निर्णय लेने हैं। मैं समझ, इसमें समय दिया गया, एकाएक नहीं होने वाला है, लेकिन इनमें सब में 2025 तक का समय दिया गया। स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस। जैसे हमने आपसे चर्चा की कि 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे एक ग्रुप में, यानी कक्षा ईसीसी के बच्चे प्लस 1 और 2 एक साथ यूनिट मान के, और दूसरे 3 से जो कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे दूसरी यूनिट, और 6 से 8 तक की तीसरी यूनिट, और 9 से 12 सेकेंडरी यूनिट मानी जाए। दिस इज कॉल्ड 5+3+3+4 डिजाइन। 5 प्लस यानी 3 साल की जो ईसीसी प्लस क्लास 1-2, ये 5, फिर 6-7 फिर 6-7-8 सॉरी 4-5 3-4-5 1 3 प्लस 6-7-8 प्लस 3 और प्लस 4 9 to 12. So this is called 5+3+3+4 design. Transformation of curriculum and pedagogy. Curriculum to develop the language proficiency, scientific temper समझ लें। ये जो भाषा की जो महारत है, भाषा की जो फ्लुएंसी है, भाषा का जो अधिगम है, वो भली प्रकार से हो, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया, इसके पहले की पॉलिसी में तो 1986 की पॉलिसी में भी कहा गया था कि ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी जैसे होता है ना, भूत प्रेत और तमाम सारी इस तरह की अवांछित कहानियों, इनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, ठीक बात बतानी चाहिए। इथिकल रीजनिंग माने यहां मूल्यों की शिक्षा की बात है। इथिकल रीजनिंग मीन्स मूल्यों की शिक्षा, इस पर चर्चा करूंगा मैं। डिजिटल लिटरेसी, नॉलेज ऑफ इंडिया एंड करेंट अफेयर्स। भारत का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, समकालीन जो हमारे करेंट अफेयर्स हैं उनका ज्ञान, प्लस ये भारतवर्ष का ज्ञान बच्चों को अवश्य दिया जाना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू बी रिवाइज्ड। आप जानते हैं कि 2005 में पिछला एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। अब ये इसकी बहुत अर्जेंसी है कि 2020 तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, एनसीएफ को रिवाइज किया जाए। उसके अनुसार पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण होना चाहिए। हाई क्वालिटी न्यू टेक्स्ट बुक टू बी डेवलप्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाए। इंटीग्रेटेड करिकुलम,
इक्वल एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट्स, नो हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स, अभी आपने से मैंने चर्चा किया था, नो हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, ये कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, इस तरह की बहुत कठोर विभाजन नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम, चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स, ये संकल्पना की गई है कि बहुत ही लचीलापन रखा जाए। टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड स्किल अलोंग विद द हायर ऑर्डर ऑफ कैपेबिलिटीज, उन क्षमताओं का सही मूल्यांकन होना चाहिए, यानी मूल्यांकन की विधा पर जोर दिया गया। दो तरह का मूल्यांकन, एक क्लासरूम असेसमेंट और देयर आफ्टर ये जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बच्चों के उनके सीखने के स्तर का मूल्यांकन समय समय पे करना चाहिए। पीपल टीचर रेशियो 25:1 का होना चाहिए, 25:1 का टीचर पीपल रेशियो होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन इंक्लूसिव करिकुलम, अब इंक्लूसिव एनवायरनमेंट से मतलब भली प्रकार से आप समझते होंगे। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि विभिन्न अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, बैकवर्ड, पिछड़े, मेधावी, ये एक इनका इंक्लूजन, और दूसरा इंक्लूजन विकलांग या माइल्ड एंड मॉडरेट डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं, जो कम विकलांगता के साथ हैं, दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित या अन्य किसी तरह से। तो जो बहुत अधिक विकलांगता के, उनके लिए तो अलग से विद्यालयों में जाने की व्यवस्था हो, लेकिन जो माइल्ड मॉडरेट डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, इनका इंक्लूजन होना चाहिए। और इसी तरह से सभी धर्मावलंबियों को और सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, इनका इंक्लूजन तरह की शिक्षा हो, यानी सम्मिलित करते हुए शिक्षा दी, इनमें भेदभाव ना हो, भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न हो। फोकस ऑन अर्बन पुअर इन एडिशन टू द अदर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, ये इस बात पर कमेटी ने बहुत बल दिया था इस पॉलिसी में कि भाई जो अर्बन पुअर है उनके लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। इस दृष्टि से शहरी क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों, निःशुल्क शिक्षा के विद्यालयों की पर बल दिया जाए, उनकी गुणवत्ता के विकास पर विशेष बल दिया जाए। नाउ लैंग्वेज, आप जानते हैं कि हमारे 68 की पॉलिसी में और 86 की पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट किया गया है, त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र से मतलब है कि मदर टंग, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये पढ़ाई जानी चाहिए। यह भी बल दिया गया इस बार कि त्रिभाषा में एक भाषा, अगर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के केस में हिंदी ही है, तो यहाँ तो साउथ के या अन्य राज्यों की जो भाषा है उसको यहाँ तीसरे भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से त्रिभाषा सूत्र को फिर से आगे बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा हर हाल में मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। और उन संस्कृत विषय पर, संस्कृत की भाषा पर विशेष बल देने की बात कही गई है, तो इनके विकास को समुचित अवसर दिया जाए। लेकिन त्रिभाषा सूत्र, होम लैंग्वेज, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो। एक्सपोजर टू 3 or more languages, flexibility in 3 language formula such that students who wish to change 1 more or 3 languages they are studying, अगर कक्षा 6-7 में कोई बदलना चाहते हैं त्रिभाषा सूत्र में से, तो एक भाषा को वो बदल सकते हैं।
संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स इन स्कूल। सभी क्षेत्रों में ये शिक्षा सुविधा, संस्कृत की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। इन एडिशन टू संस्कृत द टीचिंग ऑफ अदर क्लासिकल लैंग्वेज, और जो शास्त्रीय भाषा कहते हैं हिंदी में, शास्त्रीय भाषाएं जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, ये जो भाषाएं हैं इनकी शिक्षा पर, प्राकृत, पाली, इनकी शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए, तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो। टीचर्स द टॉर्च बेरर ऑफ चेंज, शिक्षक परिवर्तन के संवाहक हैं। शिक्षक परिवर्तन के संवाहक हैं। शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। लर्निंग रिसोर्सेज पीपल टीचर रेशियो 1:5 का हो। हाँ, ये कहा गया कि टीचर तैयार करने में टीईटी को फिर से रीडिजाइन करें। टीचर एबिलिटी टेस्ट, टीईटी, इट शुड बी रीडिजाइंड। टीईटी को फिर से रीडिजाइन करने की आवश्यकता है। और टीचर को अपॉइंट प्लेसमेंट होगा वो स्कूल कॉम्प्लेक्स में, यानी ये नहीं कि जिले से जिला बदर कर दे, उसको एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में चयन के उपरांत भेज दिया जाएगा और वह फिर वहां के लीडरशिप में, स्कूल कॉम्प्लेक्स की लीडरशिप में काम करेगा। ये जो प्रैक्टिस ऑफ पैरा टीचर शुड बी अबॉलिश्ड। ये जो शिक्षा मित्र नाम से या कहीं गुरुजी के नाम से ये दोयम दर्जे के शिक्षकों की चयन की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता है। टीचर कैरियर डेवलपमेंट, ये बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल में आता है वो प्राइमरी से ही रिटायर हो जाता है, उसको अपने कैरियर को विकसित करने की संभावनाएं होनी चाहिए। वो अपने अध्ययन और अभ्यास के जरिए अपने कैरियर का डेवलपमेंट कर सके। मूव इनटू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू टीचर एजुकेशन आफ्टर मिनिमम नंबर ऑफ टीचिंग ईयर्स, यानी वो प्रशासन में, शैक्षिक प्रशासन में जा सकें, यह भी अवसर होना चाहिए। आपको संभवतः विदित होगा कि अभी जो पहले परंपरा रही है कि ये खंड शिक्षा अधिकारी या सब डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल्स या सहायक बेसिक शिक्षा, इन पदों पर पहले अध्यापक 10%, 15% चयन होके जाते थे। तो उसको इस तरह की जो टीचर्स की विकास की, जो कैरियर डेवलपमेंट की संभावना है, उनको विकसित करना चाहिए। कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये बहुत इग्नोर्ड एरिया है। शिक्षक का जो क्षमता संवर्धन कार्यक्रम है, ये एक रस्मी तौर पे नहीं होना चाहिए। इसका हर 5 साल में कम से कम 2 महीने का रिगरस ट्रेनिंग शिक्षकों को अवश्य प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए, और योग्य शिक्षकों, नॉट इन कैस्केड मोड। ये साफ साफ कहा गया, कैस्केड मोड में नहीं हो। कैस्केड मोड का तात्पर्य है कि जैसे अभी तक हम लोग देखते हैं कि पहले एक सेंट्रली एक जगह से मास्टर ट्रेनर तैयार हो गए या रिसोर्स पर्सन तैयार हो गए, फिर दूसरी जगह मास्टर ट्रेनर, और फिर तीसरी जगह एक्चुअल प्रैक्टिशनर टीचर्स जो हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है शिक्षण की गुणवत्ता का या जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो बात है, वो नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षण नहीं कराया जाए, ये बात कही गई है। एकेडमिक सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, लाइक एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, बाइट, बीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये सब, आईएएससी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, सिटी, इन सब को मजबूत किया जाए। ये हमारे ये नवागंतुक डाइट के जो लेक्चरर्स हैं, ये आईएएससी के बारे में न जानते होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। इसका मतलब है इट इज द इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनर्स, फॉर देयर रिसर्च
for for practicing innovations. तो ये जो नवाचार हैं ये सीखेंगे, वहां शोध करेंगे, ये आशा की जाती है। तो जो जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए आईएएससी बनाई गई थी। आज क्या स्थिति है मुझे नहीं ज्यादा पता है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वेर मेंट फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग, सीटी। One more institution which is known as CMAT is State Institute of Management and Training. It plays an important role in preparing the planners, administrators, trainers. So it's a significant place in preparing the planners and administrators. Teacher education, yes, which is very important, significant recommendations are there. टीचर एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि 4 साल का कक्षा 12 के बाद को एक कोर्स, बीएड कोर्स डेवलप हो। 4-year इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन एट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, ये ध्यान देने की बात है। ये जो बीएड कॉलेज अलग से या इस तरह के हैं ये नहीं, इट शुड बी मल्टीडिसिप्लिनरी, मीनिंग देयर बाय जहां आर्ट्स भी हो, साइंस भी हो, कॉमर्स भी हो, इस तरह के शुड बी मल्टीडिसिप्लिनरी। तो वहां पर ये बीएड 4 वर्ष का चलाया जाए। स्टेज स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम टू प्रिपेयर द टीचर्स फॉर फाउंडेशनल सेकेंडरी स्टेज। All subjects including arts, sports, vocational education, special education, इन सब के लिए तैयार किए जाने चाहिए टीचर। Current 2-year B.Ed course to continue to till 2030, इस समय जो द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चल रहा है ये 2030 तक चले, ये अनुशंसा की गई है और इसके बाद इन्हें बंद कर दिया जाए। After 2020 only those institutions offering 4-year teacher education program can offer 2-year program. हाँ, ये बात, ये धारा खुली रहेगी कि जहां 4 वर्ष का बीएड है वहां वो लोग ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का कोर्स चालू रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देने की वो बात है कि ये जो बीटीसी के बारे में भी यही बात है कि ये 4-year डिग्री कोर्स स्कीम विल बी ऑपरेशनल, फिर ये भी कोर्स 2030 के बाद संभवतः अस्तित्व में, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो न रहे। स्कूल नाउ आई एम टेकिंग स्कूल कॉन्सेप्ट, स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। Policy aims to render school governance more local, effective and efficient while facilitating the sharing of resources through school complex. देखिए स्कूल कॉम्प्लेक्स की विशेषता क्या होगी? स्कूल कॉम्प्लेक्स के लेवल पे एक बड़ी लेबोरेटरी होगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स के लेवल पर जो रिसोर्स पर्सन होंगे, विषय के विशेषज्ञ होंगे। उदाहरण के लिए हर विद्यालय में ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा कि हर विद्यालय में शारीरिक शिक्षक दिया जाए। 4 विद्यालयों पे, 3 विद्यालयों पे एक शारीरिक शिक्षक स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल पे दिया जा सकता है। म्यूजिक, इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं कि न्यू स्टेट क्लस्टर ऑफ 30 पब्लिक स्कूल्स फ्रॉम foundational secondary stage within the geography, that particular geography. ये ध्यान देने की बात है कि इसमें लगभग 30 तक विद्यालय एक स्कूल कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं। इसमें सेकेंडरी स्कूल भी होंगे, इसमें मिडिल स्कूल भी होंगे, इसमें प्राइमरी स्कूल भी होंगे, इसमें ईसीसी भी को भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा। कंप्राइजेस 1 सेकेंडरी स्कूल एंड ऑल अदर नेबरहुड पब्लिक स्कूल। जितने सरकारी और विद्यालय आसपास के हैं वे सब एक सेकेंडरी स्कूल की लीडरशिप में स्कूल कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विदाउट कंप्रोमाइजिंग एक्सेस विल नॉट
रिक्वायर फिजिकल रीअलोकेशन ऑफ स्कूल। स्कूल फिर से नहीं स्थापित करने की जरूरत है, लेकिन वो एक जोग्राफिकल कंपैक्ट जोग्राफिकल एरिया में आने वाले स्कूलों को एक साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जा सकती है। क्रिएट कम्युनिटी ऑफ टीचर्स टू वर्क टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर। अध्यापकों का एक समूह रहेगा जो एक दूसरे की मदद भी करेंगे पढ़ाई लिखाई के मामले में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटीज टू टेक ओनरशिप। ये लोग अपना ये संभालेंगे, ओनरशिप लेंगे, इनके अपने वो विद्यालय होंगे, इनकी जिम्मेदारी होगी उन स्कूलों के बढ़ावा देने की, उन स्कूलों के शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होगा कि ये उनकी लीडरशिप में काम करे एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार भी माने जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब ये बात हमारे यहाँ रेगुलेशन की बहुत कमी है, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भी। तो इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा इस बात पर बल दिया गया है कि रेगुलेट हो किसी न किसी कानून से। पॉलिसी बिलीव्स दैट द रेगुलेशन मस्ट बिकम एन इंजन ऑफ एजुकेशनल इंप्रूवमेंट एंड एनर्जाइज इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम। यानी रेगुलेट कैसे किए जाएंगे कि इनमें अच्छा स्तर हो, लीडरशिप अच्छी हो, ये इंजन का काम करें और इनको एक एनर्जी भी मिलती रहे, सारे सिस्टम को इस तरह का रेगुलेशन हो। रेगुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल्स कैरीड आउट बाय द सेपरेट बॉडीज टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक अलग से बॉडी बनाई जाएंगी जो वर्तमान व्यवस्था, न्यू स्कूल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड रेगुलेटरी स्टेट, हर स्टेट के लिए एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैंडल ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल सिस्टम। सरकारी स्कूलों का सारी जिम्मेदारी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की होगी। SCRT लीड ऑल एकेडमिक मैटर्स फॉर ऑल स्कूल एजुकेशन। SCRT को सारा एकेडमिक शैक्षिक कार्यों की जिम्मेदारी रहेगी। बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन of school completion, no role in determining the curricula or textbook। और जो बोर्ड रहेगा उसका कोई करिकुलम और ये टेक्स्ट बुक के बनाने में कोई भागीदारी नहीं रहेगी, अर्थात उससे भिन्न अथॉरिटी SCRT इसको करेगी। SCRT ये टेक्स्ट बुक और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ये बोर्ड ये काम करता है, यूपी बोर्ड सेकेंडरी का, इसको इस पॉलिसी डायरेक्शन के मुताबिक दिस मैटर शुड बी डेल्ट बाय SCRT को के निर्देशन में होना चाहिए। ईच SCRT टू डेवलप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। यानी विद्यालयों का मूल्यांकन और उनका असेसमेंट और उनको एक्रीडिटेट करना, जैसे यूनिवर्सिटीज को एक्रीडिटेशन होता है, जैसे डिग्री कॉलेजेस का एक्रीडिटेशन होता है, इसी तरह से स्कूल्स का भी एक्रीडिटेशन होना चाहिए और इनका असेसमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ ABCD में पहले एक्रीडिटेशन होता रहा है, बीच में बंद कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। इसे और अधुनातन बना करके करने की आवश्यकता है। सैंपल बेस्ड नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल टू द कंटिन्यू। ये जो सर्वे होता है, एजुकेशनल सर्वे हम लोग करते हैं, मिड टर्म असेसमेंट, बेस लाइन असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट, ये राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होते रहना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटेड ऑन द सेम क्राइटेरिया। अब ये बात ध्यान देने की है
कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उन पर ये सब बहुत लागू नहीं करते हैं। इसे मजबूत किया जाए, एक ही आधार पर, एक ही मानकों पर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का मापन किया जाना चाहिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। अब इस समय तो सारा ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन भली प्रकार से प्रशिक्षण न होने के कारण ये शैक्षिक तकनीकी का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक SIET का गठन बनाया गया था, इंस्टीट्यूशन। इट इज स्टिल सर्वाइविंग, आज भी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आज है, ये काम कर रहा है, लेकिन सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए फंडिंग होनी आवश्यक है, इसमें शिक्षण के अच्छे अच्छे पाठ तैयार हों और उन पाठों को कक्षा कक्ष में शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हो, ये आवश्यक। इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन थ्रू टेक्नोलॉजी, सपोर्ट टीचर प्रिपरेशन एंड कंटिन्यूअस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इनका उपयोग हम कर सकते हैं, और लगातार शिक्षा अध्यापकों के विकास में इनका प्रयोग किया। इनहांस एजुकेशनल एक्सेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो अलाभित समूह के बच्चे हैं, उनके लिए भी उनका तक शिक्षा इसके माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। स्ट्रीम लाइन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल शिक्षा के का योजना, प्रशासन और मैनेजमेंट का काम में ये बहुत सहायक है। समय कितना हुआ? Autonomous body, platform for free exchange of ideas of use of technology, improve learning, assessment, planning and administration। यानी योजना और प्रशासन के कामों में इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल डेटा, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन पर इसमें बहुत बल दिया गया। पिछली पॉलिसी में इन 1986 की पॉलिसी में, 1986 की पॉलिसी में यह अवधारित किया गया था कि 25% सेकेंडरी लेवल के बच्चे जाएं स्ट्रीम लाइन वोकेशनल स्ट्रीम में। नाउ अब ये बात इस बात पर बल दिया गया कि कम से कम 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन में जाना चाहिए। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डिटेल्ड फर्दर फॉर ईच ऑफ द डिसिप्लिन, इन सब के लिए प्रोफेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तैयार होना चाहिए। फोकस एरियाज चोजन बेस्ड ऑन द स्किल गैप एनालिसिस, मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज। अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैपिंग कराई थी जो मजदूरों के लौटे थे, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। इसमें उनके हुनर का पता लगा और पता लगा के तदनुसार उनको वोकेशंस में भेजा जा सकेगा। कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन विल बी एड्रेस्ड थ्रू, तो इसमें आगे बढ़ावा मिलेगा। Adult education program should also be continued. Promotion of Indian languages, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न जारी रहना चाहिए। आप ये भली प्रकार समझते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात इसमें कही गई है। फॉरेन लैंग्वेज offering at secondary level, approach to language learning and teaching, recruitment of teachers for language teaching। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तमिल के टीचर नहीं है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तेलुगु के नहीं है, मलयालम के नहीं है, इनको हम
उन राज्यों से जहां पर इसके विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध है वहां से ला सकते हैं और भली प्रकार से त्रिभाषा सूत्र को, थ्री लैंग्वेज फार्मूले को लागू कर सकते हैं। अब ये साइंटिफिक टेम्पर, inculcate scientific temper and encourage evidence-based thinking throughout the curriculum। ये ध्यान वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कब होगा? जब हर चीज के लिए साक्ष्य की चिंता करेंगे। साक्ष्य आधारित हम तथ्यों को हमें बच्चों को बताना चाहिए, विशेष करके विज्ञान के विषयों में। हमें इतिहास के विषयों में भी साक्ष्य आधारित बनना चाहिए। जो हमारे आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, खुदाई से जो सामग्री मिल रही, उसके आधार पर जो तथ्य है वो बताना बहुत जरूरी है। ये बताना नहीं ठीक है कि आर्य बाहर से आए थे, क्योंकि आर्यों के संबंध में इंडस वैली सिविलाइजेशन में और बहुत सारे एक्सकेवेशंस में इस बात के सबूत मिले हैं कि आर्यों का मूल स्थान भारतवर्ष रहा है। तो इस बात को इतिहास का पुनरावलोकन करने की भी आवश्यकता है। म्यूजिक एंड आर्ट एक्सपीरियंसेस इन अर्ली ईयर्स, ये भी ध्यान देना चाहिए। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन संवाद में हमारा बल होना चाहिए। इस समय संवाद में, भाषा में प्रमुखता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बात पे इसमें बल दिया गया, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन और भाषा की जो फ्लो है, वो संवाद का जो फ्लो है वो लाने के लिए इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। Incorporation of communication every subject in the middle and secondary years, संवाद की प्रक्रिया पर। और इसीलिए ये आपको मालूम है कि हमारे यहाँ डिबेट, अपने पक्ष को रखना, अपने पक्ष को, अपने तर्कों को रखना, अच्छी भाषा का उपयोग, शिष्टाचार, इस बात पे बल कर देने की आवश्यकता है। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मिड डे मील स्कीम शुड बी एक्सटेंडेड अप टू क्लास 12, स्टार्टिंग फ्रॉम ECCE to class 12 it should be implemented, it should be launched। 12वीं तक इसको बढ़ा के करने की आवश्यकता है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस है इसमें कि द RT Act should be extended starting from ECCE to class 12th and midday meal scheme should be extended up to class 12th for all children। Seriously incorporating games, puzzles and problem solving activities। Now I will talk something about ethical learning। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। Incorporation of basic ethical moral reasoning throughout the school curriculum। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में इथिकल माने नैतिक जो बात है, नीतियों की जो बात है, नैतिकता की जो बात है, इसको विद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। in both ways through curriculum or through school environment, through practice, through classroom teaching methodology and all। Students will be taught at a young age importance of doing what is right and what is wrong। बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए, यानी विवेक का उत्पन्न करने की बात होनी चाहिए। Will this hurt somebody? हम जो बात कह रहे हैं क्या ये किसी को चोट पहुंचाएगी? ये बात इसमें ध्यान देने की है, बच्चों को एहसास कराने की है। Now in later years they would then expanded doing themes cheating। चीटिंग खराब है, धोखा देना। आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा इब्राहिम लिंकन का लेटर एड्रेस टू द टीचर ऑफ हिज सन। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने कि हमें बच्चों को ये चीटिंग से सफलता प्राप्त करने से दूर रखें। तो चीटिंग, वायलेंस, हिंसा का निषेध हो, टॉलरेंस, सहनशीलता पैदा हो, समानता हो,
दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की बात हो, enabling children to embrace morally ethical values, conducting one's life, तो ये विद्यालय का वातावरण ऐसा बने कि हम बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दे सकें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य हैं उनको आचरण करने की शिक्षा देनी चाहिए। चैरिटी के काम हो, स्कूल विद्यालय के टॉयलेट को साफ रखने की बात हो, घर के टॉयलेट्स की साफ रखने, पंक्तिबद्ध हो करके किसी अगर टिकट लेना है अगर या कहीं जाना है तो पंक्तिबद्ध होने का जो विचार है उनके मन में डालने की आवश्यकता हो। समय पर जाना, उदारता के सहयोग के कार्य करना, ऑलवेज बीइंग कर्टियस, अच्छा शिष्ट व्यवहार करना, अशिष्ट व्यवहार न करना, बहुत आम देखा जाता है ये विद्यालयी शिक्षा में और हमारे पाठ्यक्रम में डालने की आवश्यकता है। बेसिक वैल्यूज फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की बात हो। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आप समझ लीजिए लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये इन बातों का उनको प्रशिक्षण देना कि लोकतंत्र में इन बातों पर दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करना, समझना, उसका जवाब देना। तो इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदान की स्वतंत्रता, मतदान से सरकार का गठन, परिवर्तन के मतदान के जरिए परिवर्तन में विश्वास हो, उनमें ये लोकतंत्र का मूल्य है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता जिससे दूसरे के अधिकार का हनन न हो, ऐसी अभिव्यक्ति, दूसरे का अपमान न हो, ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इन बातों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज एंड पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स, जहां पर्सनल फ्रीडम हो लेकिन जिम्मेदारी भी हो, उत्तरदायित्व की भावना का भी उनके अंदर क्षमता उत्पन्न हो। बेसिक हेल्थ, इंस्पायरिंग लेसन्स एंड लिटरेचर, पीपल ऑफ इंडिया। अब जो पढ़ाने की जरूरत है उस पर जरूर मैं आपसे चर्चा करूंगा। हाँ, कोर्सेज ऑन इथिकल मॉरल रीजनिंग, क्या क्या पढ़ाएं? इन एडिशन टू द इनकॉर्पोरेशन throughout the school curriculum, 1 year course of ethical and moral reasoning will be required for all students sometime in class 6 to 8. तो ये अलग से एक साल के लिए उनको ये जरूर पढ़ाना चाहिए। इथिकल ट्रेनिंग, ethics already described above will be discussed. हाँ, जो संसार में बातें, प्रमुख लीडर्स हैं संसार के, जैसे प्रमुख लीडर्स कौन से हुए? गौतम बुद्धा, राम कृष्ण, विवेकानंद, राधा कृष्णन, ऐसे बड़े राष्ट्र के नेताओं की, महात्मा गांधी, तो इनके बारे में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। सेवा, स्वच्छता, रेस्पेक्ट एंड सेफ्टी फॉर वुमेन, महिलाओं का आदर करना, चीटिंग, हेल्पलेसनेस, टॉलरेंस, बराबर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें हम लोगों ने कही थी वो कही है कि such Indian heroes including but not limited to Mahatma Gandhi, Dr. APJ Abdul Kalam, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, महावीर, आचार्य गौतम बुद्धा, अरविंद, बाबा साहब अम्बेडकर, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीनिवास रामानुजम, सीवी रमन, डॉक्टर होमी भाभा, इंडीड ऑल भारत रत्न अवार्डीज, ये इनके बारे में मार्टिन लूथर किंग, आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन,
मार्टिन लूथर किंग, इन सब के बारे में बताना चाहिए। और ये काम कर्म भी बताना चाहिए, निष्काम कर्म, कामना रहित कर्म, इच्छा से आसक्ति न हो और कर्म किया जाए, इस तरह की बात आवश्यक है। निष्काम कर्म, कामना रहित कर्म। और ये भी आवश्यक है कि बच्चों को इन मूल्यों का भली प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए। तो दिस इज ऑल समथिंग, नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत का ज्ञान और भारत के मूल्यों का ज्ञान, ये अवश्य कराया जाना, अफेयर्स बताए जाएं। Any education emphasizing creativity and innovation must include, ये नवाचार, नए अनुसंधान की वृत्ति पैदा करने का, खोजने की वृत्ति पैदा करना। आप जानते होंगे 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया था कि ज्ञान की खोज, इसके जरिए बच्चों को रटन, यानी लेस एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, रटने पे कम बल दिया जाए, बल न दिया जाए, बल्कि उनको ज्ञान की खोज के जरिए अब बच्चे स्वयं सीखें, खोज करके, और तब वो इस तरह से सीख सकेंगे। तो कुछ ये बातें थी जो इसके बारे में प्रमुख रूप से बताई। ये पॉलिसी एक विस्तृत पॉलिसी है और इसमें बहुत पक्ष हैं, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, एग्रीकल्चर की शिक्षा, इन सब के बारे में विस्तार से हम बता सकते हैं। 1 घंटा हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।